न्याय यंत्रणा, लोकशाही राजवटीचा तिसरा स्तंभ. या तिसऱ्या स्तंभावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. न्याय यंत्रणा आपलं काम योग्यरित्या करत नसून ते केंद्र सरकारच्या हातातली बाहुली झाल्याची टीका सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, न्यूजपेपर, टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला, ऐकायला आणि वाचायला मिळते. तसेच न्यायालयाचा एखादा निर्णय तुम्हा आम्हाला देखील पटला नाही तर तुम्ही आम्ही देखील न्यायालयावर टीका करत त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उभारतो. अशातच न्यायालय कुणालाही उत्तर द्यायला बांधील नाही का असा प्रश्न पडतो आणि न्यायालयाच्या पारदर्शी कार्यावर संशय निर्माण होतो. म्हणूनच सर्वात प्रथम आपण समजून घेणार आहोत न्याय यंत्रणा नेमकी कशी काम करते आणि न्यायालयाने एखादा निर्णय दिल्यानंतर त्या निर्णय देण्यामागची कारणं नेमकी कोणती याची उत्तरं कुणाला न्यायालय देण्यास बांधील आहे समजून घेणार आहोत आजच्या या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी प्रियंका, न्यूज स्क्वेअरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. न्याय यंत्रणा कोणालाही उत्तर द्यायला बांधील नाही अशी एक गैरसमजूत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे न्याय यंत्रणेची प्रक्रिया सर्वांना खुली असते. अगदी क्वचितच ती इन कॅमेरा असते, तीही संबंधित लोकांची विनंती असेल तर आणि त्यांच्या हितासाठी देखील. दुसरे म्हणजे जे निर्णय दिले जातात ते कायद्यानुसार आणि पूर्वीचे निकाल लक्षात घेऊन दिले जातात. तिसरे म्हणजे निकालाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात जाता येते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही पुनर्विचार होऊ शकतो. भारतीय संविधानामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी खास तरतूद आहे. अगदी नियमित स्वरूपात उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांच्या निर्णयाचा त्यापेक्षा मोठ्या पीठाकडून किंवा पूर्ण पीठाकडून पुनर्विचार होतो. खालपासून वरपर्यंत सर्वच न्यायालयांना आपल्या निर्णयामागील कायदेशीर कारणे द्यावी लागतात. त्यांचे निर्णय प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध होतात. विविध कायदाविषयक नियतकालिकेही निर्णय छापतात आणि त्यावर विधायक टीका व मतप्रदर्शन करू शकतात. अशा रीतीने न्याय यंत्रणेचे उत्तरदायित्व नियमितपणे आणि पारदर्शी पद्धतीने व्यक्त होत असते. असं सगळं न्यायालयाचं पारदर्शी काम असताना न्याय यंत्रणेवर नेमकी टीका का होते या संदर्भात आम्ही फेसबुकवर न्यायालयाविषयी वारंवार लिखाण करणारे ॲडव्होकेट अतुल सोनक यांच्याशी बातचीत केली. पहा ते काय म्हणतायत. आपल्या देशातील न्याय यंत्रणा निष्पक्ष असावी अशी आपल्या संविधान निर्मात्यांची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली असावी असे काही दिसत नाही. गेल्या काही वर्षातील न्याय निर्णय बघितले किंवा घटनापीठासमोर प्रलंबित असणारी अनेक प्रकरणे बघितली तर न्याय यंत्रणा सरकार किंवा इतर कुठली अदृश्य शक्ती तर चालवत नाही ना असा संशय येतो. न्याय यंत्रणेवर टीका होणारच आणि व्हायलाच पाहिजे. सर्वांना समान न्यायाचे तत्व आपण अंगीकारले आहे. परंतु आपल्या देशातील आर्थिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक अशा अनेक कारणांनी सर्वांना समान न्याय मिळतो किंवा मिळू शकतो असे चित्र दिसत नाही. अर्णब गोस्वामी 8-10 दिवसात बेलवर सुटू शकतो, पण लाखो आरोपी सुनावणी अभावी किंवा इतर अनेक कारणांनी तुरुंगात वर्षानुवर्ष खितपत पडलेले असतात. न्याय निर्णयावर योग्य शब्दात टीका करण्याची मुभा आपल्याला संविधानानेच दिली आहे. परंतु ज्या प्रमाणात टीका व्हायला हवी तितकी होताना दिसत नाही. अनेकांना न्यायालयीन अवमान, कायद्याची भीती वाटते. आजकाल न्यायाधीशांना राजकीय लोक किंवा सोशल मीडियावर अनेक अर्धवट लोक वाटेल तसे बोलू लागले आहेत. तेही अयोग्य आहे. न्याय निर्णयाची चिरफाड तथ्य आणि कायद्याचे योग्य शब्दात विश्लेषण करून केली जाऊ शकते आणि ती व्हायलाच पाहिजे. कारण न्यायाधीशांना आपल्यावर लोक लक्ष ठेवून आहेत हे कळायला हवे असं मत ॲडव्होकेट अतुल सोनक यांनी मांडलं आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून कोर्ट बीट कव्हर करणारे पत्रकार नरसी बेनवाल यांच्याशी देखील आम्ही बातचीत केली. पहा ते काय म्हणतायत. जब भी कोई जजमेंट पास होता है, कोई भी कोर्ट एक जजमेंट देती है, तो ऑब्वियस है जो लिटिगेंट्स है वो कहते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करते ही हैं. जो पार्टीज कोर्ट के सामने हैं वो उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं किसी ना किसी स्वरूप. ठीक है. और पहली बात, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या जजमेंट्स या जजेस या कोर्ट्स आर दे आंसरेबल और नॉट, क्या वो किसी को आंसरेबल है या नहीं है, तो उसका मैं 2 पहलुओं में जवाब देना चाहूँगा. फर्स्ट इज कि जब भी कोई जज एक ऑर्डर पास करता है तो उसके दिमाग में ये क्लियरिटी रहती है कि मेरा जजमेंट जो मैं दे रहा हूँ ये फाइनल जजमेंट नहीं रह सकता, क्योंकि जो कुछ भी ऑर्डर्स या जजमेंट मैं पास करने वाला हूँ
दोनों में से सामने जो पार्टीज है उनमें से एक ना एक, दोनों में से एक जन तो वो हायर कोर्ट में जाएगा। सपोज मैं हाई कोर्ट जज हूँ और मैं कुछ ऑर्डर पास कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि दोनों में से एक पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। तो इसलिए मुझे और भी एक प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि मैं अच्छा ऑर्डर पास करूं और टू द पॉइंट एंड टू द रेलिवेंट मटेरियल, जो सामने मेरे एविडेंस है वो एविडेंस के बेसिस पे मैं अच्छा ऑर्डर पास करूं, सो दैट जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है मेरा ऑर्डर अपहोल्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर एज अ जज अगर जो आपका ऑर्डर अपहोल्ड नहीं हुआ है और आपका ऑर्डर जो जजमेंट है, जैसे हाई कोर्ट के किसी जज का कोई ऑर्डर है और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वॉश कर देते हैं, कैंसिल या क्वॉश कर दिया जाता है, तो वो हाई कोर्ट के जज के लिए एक एम्बेरसमेंट होता है। तो टू अवॉइड दैट एम्बेरसमेंट जजेस बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस रहते हैं टू द पॉइंट लिखने के लिए। एंड ऑल्सो उन वो जब अपॉइंटमेंट होता है एक वकील का एज अ जज, तो वो एज अ जज जब अपनी ओथ लेते हैं ओथ सेरेमनी में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि वो डे इन एंड डे आउट सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान का अपहोल्ड करेंगे, भारत के संविधान को अपहोल्ड करेंगे। तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो जहाँ से उनकी ओथ के खिलाफ वो कुछ काम करे। सेकेंड इसमें ये एस्पेक्ट है प्रियंका कि अगर जो जब भी आप देखोगे जजमेंट, आप देखोगे भले वो 2 पेज का जजमेंट हो या 200 पेज का जजमेंट हो, वो बहुत लेंदी रहता है जजमेंट यूजुअली। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक पहलू, वो एक पर्टिकुलर केस को रिगार्डिंग जो कुछ भी पहलू रहेगा, हर एक पहलू का डिस्कशन होता है। उसमें हर एक एविडेंस जो दोनों पार्टी एविडेंस सामने रखते हैं कोर्ट के अपनी बात को प्रूव करने के लिए, हर एक एविडेंस को ढंग से डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि कितना सही एविडेंस है, ये कितना गलत है, और इस एविडेंस से किस पार्टी का, ए पार्टी या बी पार्टी, कौन से लिटिगेंट का केस और स्ट्रांग हो रहा है या उसकी बात अच्छी रखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जैसे कि मराठा रिजर्वेशन था, जब हाई कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन का जजमेंट था, आप देखोगे बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट था, बहुत ज़्यादा लेंदी जजमेंट था, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, क्योंकि उसमें बहुत सारे एविडेंस थे, अलग अलग कमीशन रिपोर्ट्स थे उस समय में। तो हर एक रिपोर्ट को इन डिटेल कंसिडर किया गया था कि राणे कमेटी के रिपोर्ट ने क्या कहा था, फिर गायकवाड़ कमीशन के रिपोर्ट में क्या है, वेदर मराठाज आर बैकवर्ड और नॉट, ये सारे डिटेल में डिस्कशन होते हैं। इसलिए जो आप जजमेंट पढ़ते हो, आपको ये नहीं पता चला, आप ये सवाल आपके मन में आएगा ही नहीं कि ये आंसरेबल है या नहीं, क्योंकि वो जजमेंट में सारे आंसर्स हैं। जो कुछ भी उस कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो कुछ भी एविडेंस उस कोर्ट के सामने रखा जाता है, वो सारी चीज़ें ऑन दैट जजमेंट, वो पेपर जो जजमेंट का पेपर रहता है आप पढ़ोगे, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है। इसलिए वे एज सच आंसरेबल, एज सच बोलना कि उनको किसी को आंसरेबल नहीं है और फिर इसलिए वो लोग कुछ भी जजमेंट पास करते हैं, बहुत गलत रहेगा। क्योंकि उनके जजमेंट्स ही काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे देते हैं हमें। कभी कभार हो जाता है कि कुछ, जैसे मराठा रिजर्वेशन का बहुत डिटेल, बहुत अच्छा जजमेंट था, बट उन्होंने जो इंदिरा सावने का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, 50% के ज़्यादा किसी भी स्टेट में रिजर्वेशन नहीं रह सकता, उन्होंने वो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था हाई कोर्ट जजेस ने। फिर अपेरेंटली जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट को क्वॉश कर दिया था, रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था, हम सबको पता है। तो इसलिए ये कहना कि कोर्ट के जजेस किसी को आंसरेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। सेकेंड चीज़, जो क्रिटिसिज्म होता है, ये आप देख लीजिए, क्रिटिसिज्म होना ही है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, आपका क्रिटिसिज्म होगा ही, ठीक है। अगर जो कोई भी जजमेंट आता है लोग उससे क्रिटिसाइज करेंगे ही, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे सवाल है कि न्याय किसी केस में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जो मैं हूँ और आप हैं, हम लोग एक केस लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ, अगर जो जजमेंट मेरे फेवर में आ जाता है तो आप बोलेंगे अन्याय हुआ है मेरे साथ, मैं खुशी खुशी में बोलूँगा इसे कहते हैं न्याय। और अगर जो वाइस वर्सा आपके फेवर में जजमेंट आता है और मेरे फेवर में जजमेंट नहीं रहता है कोर्ट का रुझान, तो फिर मैं कहूँगा मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि एक पर्टिकुलर पार्टी हमेशा ही कहेगी न्याय नहीं हुआ है, दूसरी पार्टी हमेशा ही कहेगी अन्याय हुआ है। पॉइंट इज, जो कुछ भी मटेरियल आप कोर्ट के सामने रखेंगे उसी के बेसिस पे यूजुअली जजमेंट आता है। तो ये कहना कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे हीरोइक, नॉट हीरोइक बट कुछ ऐसे हिस्टोरिक तरीके से एक्ट्स हुए हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना 3 जजेस का, ये सब वो फर्स्ट टाइम हुआ था इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में। बट सबको पता है बाद में क्या क्या चीज़ें हुई है। सो इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के आने की वजह से ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशरी हैज़ बीन सिंस
लॉन्ग। लाइक इंदिरा गांधी के समय भी जुडिशरी का क्रिटिसिज्म होता था, या फिर बाद में जितने भी प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स आए, हर किसी के टेन्योर में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होता है। एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि हर किसी को हम संतुष्ट नहीं रख सकते। तुम्हाला हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तसेच तुम्ही आमचं यूट्यूब चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका